आज टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट सीरीज का सबसे पहला क्लास है। और इस सबसे पहले क्लास में काम करना किस प्रकार है यह आपको 5 मिनट में हम बढ़िया से समझा देते हैं। और हर चैप्टर पर ऐसे ही काम होगा। तरीका सुन लीजिए। जो लोग आज पहला दिन नोटिस सुन रहे हैं टेस्ट सीरीज का उनके बारे में मैं कह दूं। सबसे पहले तो आपके पास असाइनमेंट होना एकदम निहायत ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट के बिना आप काम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल काम उसी पर करना है जो असाइनमेंट यहाँ से दिया गया है। अभी तक हार्ड कॉपी यदि नहीं लिए हैं तो आप ऑफिस से ले लीजिए। जो डिजिटली पढ़ रहे हैं, डिजिटली पीडीएफ दिया गया है उस पर आप देख सकते हैं, वही उसी का हार्ड कॉपी है यहाँ। काम कैसे करना है इसको सुन लीजिए। सबसे पहले एक कॉपी आप ले लीजिए, स्पेशल कॉपी बनाइए टेस्ट सीरीज का। उसमें एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर शॉर्ट टाइप और फिर लॉन्ग टाइप। ऑब्जेक्टिव भी बनाइए तो उसको बनाइए पूरा, टिक मत मारने का प्रयास मत कीजिए कि ये का बी होगा, दो का सी होगा, क्योंकि ये काम हम लोग एग्जाम में कर लेंगे ना वहाँ पर। यहाँ तो हम सीखने के लिए ना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यहाँ टिक मारने वाला काम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, लिखा दिए, आप याद कर लीजिए, कुछ इस तरह की बातें नहीं होगी। यहाँ पहले चीज़ें डिस्कस होगी। आप बना के लाए हैं, पहले आप बनाए, फिर आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम में और आप में कुछ अंतर लगेगा आपको कि आप किस तरह से काम शुरू किए थे, हम किस तरह से कर रहे हैं। और ऑब्वियस है कि आपसे थोड़ा बेहतर हम कर लेंगे काम, तो आप हमको फॉलो कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई नई नई चीज़ों को सीखने के लिए मिलेगा। बार बार बोलेंगे तो रिवीजन होगा, और जो नहीं बना होगा वह सब अपने आप ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। चूँकि हम आपसे पूछेंगे कि नहीं कि कौन बना कौन नहीं बना। ऑब्जेक्टिव टोटल हम बताएंगे, सब्जेक्टिव में हम आपसे पूछेंगे कि कौन बना कौन नहीं बना। और जो नहीं बना होगा वो हमको पता है कि कौन नहीं बना होगा, वो हम लिखा देंगे। तो एक स्पेशल कॉपी रहना ज़रूरी है। एक बार जब पूरा चैप्टर तैयार हो जाए तो उसके बाद आप उसको याद रखिए, याद कीजिए। और जब उसका टेस्ट होगा तो टेस्ट में फिर आपको परफॉर्म करना है कि आप लिखते कैसे हैं, किस प्रकार उसका राइटिंग स्किल आपका क्या है। टेस्ट के कॉपी से हमको ये बात पता चलेगा। चूँकि अभी तक पूरे साल 2 साल जब से आप पढ़ रहे हैं, आपका कॉपी हम ऑलमोस्ट चेक नहीं किए हैं कि आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। चूँकि अब एग्ज़ाम का टाइम है, और चेक इसलिए नहीं किए हैं कि ऐसा थोड़ी है कि आप 11th-12th स्टैंडर्ड पढ़ा के आपको लिखना नहीं आता है। लिखना उखना आपको आता है, बस थोड़ा बहुत तरीका आपको बताना है, समझा देंगे कि कैसे करोगे तो एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये एक चैप्टर की बात हुई, यही काम हर एक चैप्टर पर करना है। टोटल 16 चैप्टर पर हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। हर 3 चैप्टर डिस्कस करने के बाद एक टेस्ट होगा। फिर बाद में ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, और लास्ट में एक ओवरऑल केमिस्ट्री का टेस्ट होगा जो आपका लास्ट क्लास होगा। उसी दिन फेयरवेल भी हो जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया था सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर बनाना। आप सॉलिड स्टेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो चैप्टर पढ़ लिए हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उस समय जिस समय आपको पीडीएफ मिला था मोबाइल पर, उस समय सॉलिड स्टेट चल ही रहा था, इसीलिए आपको बोले थे कि सॉलिड स्टेट अभी छोड़ दीजिए, सॉल्यूशन से शुरू कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सॉल्यूशन ही डिस्कस करते हैं। निकाल लीजिए पीडीएफ का हार्ड कॉपी जो आपको मिला है। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट है पीडीएफ को हार्ड कॉपी में पेज नंबर 4 से। देखो सबसे पहले हार्ड कॉपी में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना, लिखा हुआ। एक्चुअल में इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में आप पूरे फॉर्मूला का एक तरह से सारांश इसमें लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यदि बात करूं तो सब चीज़ लिखा हुआ है। जितना रूल है, जितना इक्वेशन आता है सॉल्व करके, ये सब उसमें लिखा हुआ है। और चूंकि आप उसको पहले डिटेल में पढ़े हुए हैं, तो आज उसको जब हम बोलेंगे तो आप फटाफट उसको समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों पर आपका कमांड रहना ज़रूरी है, यह सब आपको याद रहना ज़रूरी है। और चूंकि आप इसको पढ़े हुए हैं तो आपको याद होगा, और आप इस बात को समझे हुए हैं, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं। तो हम इस रिजल्ट्स को समझाने वाले नहीं है, वो तो हम पहले ही समझा चुके हैं। हम सीधे अप्लीकेबल हो जाएंगे यहाँ क्वेश्चन पर।
तो पेज नंबर 4 का नीचे पेज नंबर 5 का पूरा आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ही है। शुरू करते हैं पेज नंबर 6 से, जहाँ से सॉल्यूशन चैप्टर का पहला क्वेश्चन अराइज किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सब लोग असाइनमेंट पलट लेंगे, सभी लोग अपने अपने आगे में अपना अपना असाइनमेंट रखिए। शुरू करें क्या? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? देखिए, इसका हम सिर्फ आंसर नहीं बोलेंगे, हम इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन भी बोलेंगे। आप उसको जरूर सुनिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अनुसंख्य गुणधर्म जब आपको बताया गया था तो याद कीजिए, बताया गया था कि अनुसंख्य गुणधर्म तनु विलयन का वह गुण है जो सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों के प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता है। उसी को हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? आप याद कीजिए, अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और पराशर अंदाब। हिमांक अवनमन दिया हुआ है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्वथनांक उन्नयन दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन है प्रकाश सक्रियता। इसका कोई लेना देना अनुसंख्य गुणधर्म से नहीं है। और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये भी अनुसंख्य गुणधर्म है। यानी 3 अनुसंख्य गुणधर्म है और ये चौथा प्रकाश सक्रियता दे दिया। यदि यहीं पर परासरण दाब होता तो इनमें से कोई नहीं आंसर होता। इसका 1 का सी नंबर ऑप्शन होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें किसी को? दूसरा क्वेश्चन है, 0.1 m BaNO3 का होल टू विलियन का वांट ऑफ गुणक 2.74 है। इसकी वियोजन की मात्रा क्या होगी? वियोजन की मात्रा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप याद कीजिए अल्फा से हम लोग सूचित करते थे। क्वेश्चन क्या है अब आप इसको पहले समझिए, जो हम लिख के आपको समझाते हैं। हम एक का सी लिख दें, आप चेक मारते जाना या कॉपी पर लिखते जाना, और जो बनाने वाला होगा वो हम अपने बना देंगे। अब इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे थोड़े कुछ। पहला जो क्वेश्चन था क्या वो बनाने वाला था? अब जो बनाएंगे उसको आपको भी बनाना पड़ेगा, ठीक है? और हो सकता है आप बनाए भी हों। आप कैसे अटेम्प्ट लिए हैं, हम कैसे करेंगे, दोनों को मिलाइए तो शायद आपको कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिले, या फिर यादें रहेंगी बात आपको। देखिए, क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 0.1 m BaNO3 का होल टू का वांट ऑफ गुणक 2. वांट ऑफ गुणक आई कोई नहीं कहते हैं, 2.74 है, ये दिया हुआ है। सुन लो बाबू, एक विलियन है जिसमें विलय क्या है? BaNO3 का होल टू। जरा बताइए कि पानी में यदि BaNO3 का होल टू को डालेंगे तो ये टूटेगा कि नहीं? ये टूट जाएगा Ba++ में और 2 NO3- में, यानी कुल आयन आपको यहाँ से 3 गो मिलेगा, 2 नाइट्रेट आयन और 1 बेरियम आयन। और जो टोटल आयन टूट के मिलता था ना, उसी को हम लोग N कहा करते थे, जिसका मान यहाँ पर 3 होगा। यह एक एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का केस है, जहाँ पर विलय का वियोजन हो जाया करता था, आप याद कीजिए। और इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़े थे, I = 1 + n-1 अल्फा। आपको याद है ये फॉर्मूला? जब असामान्य अनुसंख्य गुणधर्म आप पढ़ रहे थे, जहाँ पर विलियन राउल्ट के दाब नियम का पालन नहीं कर रहा था या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रहा था, वहाँ पर पढ़े थे कि 2 केस में ये पालन नहीं होता है राउल्ट के नियम का। एक जब विलय वियोजित हो जाता है तब, और एक जब विलय संगुणित हो जाता है तब। एक बार जब विलय जब संगुणित या वियोजित नहीं होता है तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अंतर आंसर में नहीं आता है। जब वियोजन हुआ था तो I बराबर पढ़े थे हम लोग 1 + n-1 अल्फा। I का मान आपको दिया हुआ है कितना? I का मान दिया हुआ है 2.74। 1 + n का मान कितना? 3 - 1, यहाँ से क्या निकल जाएगा? अल्फा। 3 - 1 करेंगे तो 2, और 2 + 1 करेंगे तो 3, नहीं हो जाएगा 3? तो यहाँ से 3 अल्फा बराबर हो जाएगा, ओ सॉरी बहुत गलत हम बोल गए,
हमको ध्यान नहीं रहा, अल्फ़ा है ये हो जाएगा 1 + 2 अल्फ़ा, 1 + 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ये 1 इधर आएगा तो घट जाएगा, ये बचेगा 1.74, और 1.74 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.87 के आसपास, और 0.87 को परसेंट में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 87%, और इसका सही ऑप्शन होगा बी। हम पूरा लिख देते हैं इसको, यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1.74 बराबर 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1.74/2, ये वैल्यू आ जाएगा 0.87। अल्फ़ा का मान आया 0.87, परसेंट में बदलेंगे तो यही हो जाएगा, एक में इतना टूटेगा तो 100 में 87% टूटेगा, यानी इसका ऑप्शन चेक कर रही है किस में है, ये 2 का बी, यानी इसका सही ऑप्शन है 2 का बी। अब जो लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े नहीं होंगे उनको तो खासा परेशानी होगा इसमें। पीछे वाला पर्दा खींच दीजिए। इधर सुनिए सुनिए सुनिए, इधर 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 सटा दीजिए उसको, हमारी बात सुनिए, हमको आप समझिए, उस पर्दा को इधर सटा दीजिए, इधर वाले पर्दा को, हाँ छोड़ दीजिए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नहीं बने ना उसका जगह छोड़ दिया कीजिए, या फिर आप एक काम क्या कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बने उसको ना आप टच ही मत किया कीजिए, आप इंडिकेट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, पीछे में जगह छोड़े रहिए। अरे ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर कोई फेर है या चेक हो रहा है, सीखना ही है ना, आगे सीखें पीछे सीखें, आगे लिखें पीछे लिख लें, क्या दिक्कत है, पीछे लिख लेंगे, लेकिन जब हम खत्म कर दें टॉपिक को तो कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म वह गुण है जो निर्भर करता है, यह सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है कणों की आकृति पर गलत है, विलय की प्रकृति पर गलत है, कणों की प्रकृति पर गलत है, सिर्फ कणों की संख्या पर, यानी 3 का सही ऑप्शन है डी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्या विलय के कणों की संख्या पर, वो विलय के कणों की संख्या ही कंसीडर होगा। देखिए पहला ऑप्शन है आकृति पर, सुनिए इधर, पहला है आकृति पर, दूसरा है प्रकृति पर, तीसरा भी है प्रकृति पर। ये दोनों में तीनों में से कोई प्रॉपर आंसर है इसका? ये सिर्फ संख्या पर निर्भर करता है, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, समझे? क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, और ये भी बनाने वाला क्वेश्चन है, बनाने वाला है तो बनाएंगे इसको। क्वेश्चन है एक जलीय विलयन -0.016 डिग्री सी पर जम जाता है, जम जाता है का मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, और ये विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट इंडिकेट होता है TF से, तो ये इसका वैल्यू कितना है -0.186 डिग्री सेल्सियस। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यदि ये जलीय विलियन है तो हम इसके T0F का मान अपने मन से 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लिख दिए, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ कर लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है KF और KB दोनों का मान दिया हुआ है, KF का मान
1.86 और केवी का मान 0.52 दिया हुआ है। अच्छा 512 दिया हुआ है, ठीक है। इस विलयन का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? क्वथनांक उन्नयन का मतलब डेल्टा टीवी आपसे पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। आप एक बात बताओ, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना एम होता है, डेल्टा टी एफ बराबर टी नोट एफ माइनस टी एफ होता है, बराबर के एफ गुना एम लिख दें। टी नोट एफ का मान 0 माइनस टी एफ का मान माइनस 0.186, के एफ का मान 1.86 इंटू एम, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0.186 बराबर 1.86 इंटू एम। यहाँ से m बराबर हो जाएगा 0.186 बाय 1.86, ये 1/10। बोलिए हाँ या ना। हम लोग जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी गुना एम, यही ना होता है। केवी का मान क्वेश्चन दे रखा है 0.512 इंटू 1/10, ये हो जाएगा 0.0512। अरे 10 से भाग देंगे तो 0 1 आ जाएगा यार। इसका सही आंसर देख लीजिए कौन है, 4 का डी। आप समझते भी जाइए इसको, और कहीं भी दिक्कत हो, बहुत हम लोग के पास समय है, डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि इसके बाद दोबारा हम इस चैप्टर में लौटने वाले नहीं हैं। अब समझ लीजिए कि जैसे ही डिस्कशन स्टार्ट हुआ अब लास्टिंग की तरफ भाग रहा है टॉपिक, तो यहाँ पर अब दोबारा हम जब लौटेंगे नहीं तो दोबारा हम फिर उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको कहीं भी दिक्कत हो, बिना हिचकिचाए शर्माए, विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे बात कीजिए, पूछिए, बताएंगे। क्योंकि हम यहाँ डिस्कशन के लिए ही बैठे हुए हैं, तो इसमें लजाना शर्माना कैसा। दिक्कत होती है तो ज़रूर बात कीजिए, और एकदम दिमाग खोल कर बैठिए क्लास में, अन्यथा परेशानी बढ़ेगी। लिख लिया आप? क्वेश्चन नंबर 5 या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले कुछ थ्योरेटिकल बात समझाते हैं, फिर आप समझ जाओगे। इस सब टाइप के क्वेश्चन को देखने के साथ आप बना दीजिएगा। आप पहले बातों को थोड़ा समझिए। ग्लूकोज, इसको जब आप पानी में डालते हैं तो यह ना ही जुड़ता है ना ही टूटता है। इसका डिसोस, जैसे NaCl टूट जाता है ना, Na+ और Cl में डालेंगे, एक कण अंदर जाके हो जाएगा 2 कण, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे सॉल्यूट के लिए I का मान हमेशा 1 होता है, और NaCl टाइप का जो सॉल्यूट है, जितना कण में टूटता है, यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका मान उतने हो जाता है। जैसे 2 कण में टूटेगा तो 2, 3 कण में टूटेगा तो 3, I का मान याद कीजिए। यही ना वांट ऑफ फैक्टर था, यही ना करेक्ट करता था गलत चीज़ों को। सॉल्यूशन चैप्टर में जो हम पढ़े हैं, पूरा थ्योरी तो हम बता नहीं सकते हैं, हम बस याद आपको दिला रहे हैं कि यही चीज़ ना लगातार, जैसे अभी तुरंत हम लोग देखे थे, जैसे CaCO3 टूटेगा, Ca++ में CO3- में 2 कण में टूटेगा तो I का मान हो जाएगा 2। तो हर सॉल्यूट के I का मान अलग अलग होता है,
वो डिपेंड करता है कि वो टूट के टोटल कितना आयन दे रहा है। वो भी स्ट्रॉन्ग के केस में अलग तरह से निकालते थे, वीक के केस में अलग तरह से निकालते थे। वीक के केस में अल्फा मैटर कर जाता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसी का ना फॉर्मूला होता था, I बराबर 1 + n-1 अल्फा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 हो जाता था तो I और n का मान बराबर हो जाता था। खैर ये सब बात तो बाद में करेंगे और डिटेल में, पहले आप यहाँ देखिए कुछ बात को हम लिखते हैं और उसको समझिए। और ये बात एकदम श्योर रही है कि इस तरह का एक क्वेश्चन अइबे करेगा बोर्ड एग्जाम में। कुछ ना कोई यहाँ से 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है और चारों का कंसेप्ट एक तरह का है। देखिए, डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी गुना एम। ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में होता है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में होता है डेल्टा टीवी बराबर आई गुना के बी गुना एम। बोलिए यही ना होता है, ये पहला बात। और दूसरा बात, डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ गुना एम, और डेल्टा टी एफ बराबर होता है आई गुना के एफ गुना एम। नॉर्मल सॉल्यूट के लिए आई का मान 1 हो जाया करता था, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो जाता था। कुछ ऐसा ही ना बात था। चलिए इसी से बढ़कर हम फिर से कुछ बात करते हैं। डेल्टा टीवी को हम चाहें तो लिख सकते हैं टीवी माइनस टी नॉट बी बराबर आई गुना के वी गुना एम, और यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर आई गुना के वी गुना एम। ऐसा सॉरी के एफ होगा यहाँ, के एफ गुना एम। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं टी वी बराबर आई गुना के वी गुना एम, और ये माइनस में है ना तो ये प्लस टी नॉट बी, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टी एफ बराबर आई गुना माइनस टी एफ बराबर आई गुना के एफ गुना एम माइनस टी नॉट एफ। ये तीनों का तीनों गुना में है, यहाँ भी ये तीनों का तीनों गुना में है। इस माइनस को यदि हम इधर लेके चले जाएं तो टी एफ बराबर हो जाएगा माइनस आई गुना के एफ गुना एम प्लस टी नॉट एफ। क्या इस बात से आप सहमत हैं? चलिए, अब इतना बात जब आप समझ गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को, 4 तरह का जो क्वेश्चन आता है इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा अप्लाइड हो जाइए इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि एक एटीएम दाब पर किस विलियन का क्वथनांक अधिक होगा। देखो, एक एटीएम दाब कह दिया, इसका मतलब तुमको कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब, क्योंकि एक एटीएम तो वायुमंडल का दाब होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किस विलियन का क्वथनांक अधिक होगा। क्वथनांक अधिक होने का मतलब टीवी किसका सबसे ज्यादा होगा, यही ना इसका मतलब हुआ। यानी आपको इस इक्वेशन पर चलना है। इस इक्वेशन पर कहता है कि 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिया हुआ है। एक दिया हुआ है, तुम वहां क्वेश्चन पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। तुम एक चीज गौर करो, सब में लिखा हुआ है 0.1 m 0.1 m 0.1 m 0.1 m, है ना, सब में लिखा हुआ। इसका m दे दिया, इसका मतलब मोलरिटी। यदि डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए मोलरिटी और मोलरिटी दोनों आपस में समान है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस इक्वेशन पर जब हम काम करेंगे तो सब का जो m वैल्यू है, स्मॉल m वैल्यू, सब का 0.1 0.1 0.1 0.1, यानी सब का आपस में बराबर है। जब ये वैल्यू सबका बराबर है तो इसके कारण तो टीवी ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? अब आगे सुनिए। हाँ, वही तो हम ही बोल रहे हैं कि कैपिटल M दिया हुआ है मतलब मोलरिटी। यदि क्वेश्चन में डेंसिटी का चर्चा नहीं किया तो उसी को आप मोलरिटी भी समझ लीजिए। उस केस में मोलरिटी और मोलरिटी आपस में बराबर हो जाता है, सब आपको शुरू में बताए हुए हैं। कंसंट्रेशन सेम है मतलब मोलरिटी को आप वहाँ पर समान कंसीडर कर सकते हैं। आप याद कीजिए, ये बात हम बताए हैं आपको शुरू में, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। आगे सुनिए अब,
तो हम ये कह रहे थे कि जब चारों ऑप्शन में m का मान समान है तो टीबी किसका ज़्यादा होगा किसका कम, इस बात पर डिपेंड ही नहीं करेगा। हम खोजेंगे कुछ डिफरेंट चीज़ों को। और एक चीज़ और देखिए, यदि विलायक का चर्चा नहीं किया है तो हर जगह विलायक जल होगा, और विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री से, तो सब का ना 100 डिग्री से, इसका मतलब टी नोट बी भी सब के लिए 100 100 100 100 100 रखेंगे। इसका मतलब ना इस पर डिपेंड किया ना इस पर डिपेंड किया। अब आ जाइए केवी पर। केवी एक कांस्टेंट है और अलग अलग विलायक का केवी अलग अलग होता है, लेकिन जब सारा का सारा विलायक जल है तब तो सारे के सारे विलायक के लिए केवी का मान भी स्थिर रहेगा। यानी चारों ऑप्शन में ये वैल्यू बराबर है। जिसका आई वैल्यू अधिक होगा उसका टीबी अधिक होगा, जिसका आई वैल्यू कम होगा उसका टीबी कम होगा। क्या अब आप इस बात को समझे? अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सुक्रोज और ग्लूकोज बेचारा है, ये टूटता उठता नहीं है, इसका आई का मान 1 होगा। और 2 ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में NaCl टूटेगा 2 गो में तो आई का मान हो जाएगा 2, और BaCl2 टूटेगा 3 गो में, Ba++ और 2 गो Cl-। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आई का मान सी ऑप्शन में है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही है। यानी 5 का ऑप्शन होगा सी, 5 का सही ऑप्शन होगा सी। जिसका आई ज़्यादा उसका टीबी ज़्यादा। तो यहाँ से पता चला ना कि टीबी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का। आई ज़्यादा होगा तो टीबी ज़्यादा होगा। मतलब सब चीज़ यदि समान हो तो आई ज़्यादा होने से क्वथनांक ज़्यादा होता है और आई कम होने से क्वथनांक कम होता है। क्या क्लियर है ये चीज़? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक काम करते हैं, इस तरह का जितना क्वेश्चन है ना सब पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि बाद में हम मिटा देंगे यदि तो फिर वहाँ समझाने में होगा नहीं, फिर ना हमको सब लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबको समझा ही देते हैं। और ये तुमको उतारना नहीं है, ये तो समझने वाला बात है। ये बात तो तुम जानते हो ना ऑलरेडी। हम तो सिर्फ तुमको ये बता रहे हैं कि तुमको अटेम्प्ट कैसे लेना है, लिखने का चीज़ नहीं है ये, चूँकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, इसमें ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है उसमें भी तो ये लिखा हुआ है। तो 5 के बाद 6 पर बाद में जाएंगे, 6 7 8 9 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि इनमें से किस 0.1 m जल या विलयन का हिमांक सबसे कम होगा? आ जाओ इधर देखो, हिमांक सबसे कम होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है TF का मान सबसे कम किसका होगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। तुम एक बार फिर से देखो कि सब जगह ये क्वेश्चन में कह दिया है कि 0.1 m जल या विलयन, आगे 4 गो विलय है, सबका विलायक जल ही है और सबका कंसंट्रेशन भी 0.1 m ही है। इसका मतलब सबका m जो है वह बराबर है, सबका m बराबर, कंसंट्रेशन बराबर। सब जलीय विलयन है तो जलीय विलयन जल का हिमांक 0 डिग्री सी होता है, तो सब के लिए T0F भी बराबर। KF भी 1.86 होता है जल के लिए, तो सब के लिए बराबर। सिर्फ I पर ही ना डिपेंड किया। अब एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ I में लगा हुआ है माइनस और ये उल्टा कर दे रहा है। यहाँ पर TF इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? I का। मतलब ये हुआ कि I ज़्यादा होगा तो TF कम होगा। कैसे? यहाँ पर यदि 3 लेंगे तो हो जाएगा -3, I का मान 3 लिए तो हो गया -3, और I का मान 1 लेंगे तो हो जाएगा -1। तो I का मान 1 लिए तो -1 करके वो वैल्यू को बढ़ा दिया ना। I का मान जब कम लिए तो माइनस लगा कि वो वैल्यू बढ़ गया, और I का मान जब अधिक लिए I का मान जब 3 लिए तो माइनस लगा कि उस मान को और घटा दिया। इसका सीधा मतलब है कि हिमांक के केस में I जितना ज़्यादा होगा उसका हिमांक उतना ही कम होगा। अब आप बताइए कि ऑप्शन सही क्या है। एक है पोटासियम, देखो ऑप्शन नंबर ए है पोटासियम सल्फेट, ये होता है K2SO4। एक ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड NaCl। एक ऑप्शन यूरिया ग्लूकोज तो टूटता है नहीं, तो सोडियम एक ए नंबर होगा इसका। 10 का ए, 10 का सही ऑप्शन है ए।
बोलिए बंधु, किसी को परेशानी यदि हो तो बात कीजिए, क्योंकि यह सब बात जो बता रहे हैं यह कंसेप्चुअल है और आने की पूर्ण संभावना बन रही है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, यही सब ऑब्जेक्टिव में कूड़ाफात करेगा। अभी हम 4 गो ऑप्शन ये सब दे दिए, हो सकता है वहाँ 4 गो जो है सो ऑप्शन बदल दे। अरे सोडियम क्लोराइड की जगह पोटासियम क्लोराइड लिख दे, सोडियम सल्फेट की जगह रुबिडियम सल्फेट लिख दे, यही ना कर सकता है। कंसेप्चुअली तो 100% मैच करेगा बात। क्या आगे बढ़ें? अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, 11 12 तो है नहीं, 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो क्वेश्चन नंबर 25। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? देखो एक बार सब का फिर से दे दिया कंसंट्रेशन बराबर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, सब का सांद्रण बराबर है और पता है आपको ये सब टूटता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है ना सब टूटता है। NaOH Na प्लस OH माइनस में, Na2SO4 2Na प्लस SO4 माइनस, यही आंसर होगा बी नंबर, यही ना सबसे ज्यादा टूटेगा। क्वथनांक उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका आई सबसे ज्यादा होगा। और ये टूट के देखो, NaOH टूटेगा 2 गो आयन में, Na2SO4 टूटेगा 3 गो आयन में, NH4NO3 टूटेगा अमोनियम नाइट्रेट 2 गो आयन में, KNO3 टूटेगा 2 गो आयन में। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 25 का बी। हम थोड़ा भागे हैं उछल के, हम फिर से वापस लौटेंगे। हम सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, किसी को दिक्कत भी है? क्वेश्चन नंबर बस हो गया। अच्छा 6 भी इसी टाइप का है, हो गया बस। ये इस टाइप के क्वेश्चन को समझे आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत तो नहीं होगी? चलिए अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। क्या लिखना चाहते हो? तुम ना इतना बात मत लिखो, तुम ना ये बस लिख लो। ये जो 2 गो बात हम लिखे हैं ना, यदि सब चीज समान हो और टीवी और आई के बीच संबंध हो तो ये होता है। टोटल बात लिखना क्या है ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। जिनका क्लास छूटा हुआ है उनको ज़रूर दिक्कत होगा, जो नेक्स्ट चैप्टर कल होगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर कुछ लोग छोड़े भी हैं, पता नहीं ऑनलाइन पूरा किए कि नहीं किए, वो कितना किए हैं। आधे चैप्टर ना लटक गया था, ये लॉकडाउन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 5% चीनी वाला विलयन 1% के एक पदार्थ X के विलयन के साथ समपरासरी है, तो X का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? समपरासरी विलयन याद है आपको? यह वह विलयन होता है जिसका परासरण दाब आपस में समान होता है, और वहां पर पाई 1 बराबर हो गया था पाई 2, ये होता था CRT, यहां भी होगा CRT, ये हो जाएगा C1 T1 C2 T2, R से R कट जाता था। टेम्परेचर यदि बराबर हो तो C1 बराबर हो जाता था C2, C1 को N1/V1 बराबर लिखते थे N2/V2, और N1 को लिखते थे W1/M1V1 बराबर W2/M2V2। आपको याद है ये फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, इसी को ना समपरासरी विलयन कहते हैं। क्वेश्चन है 5% चीनी वाला विलयन, 5% मतलब W का मान, W1 का मान 5, मॉलिक्यूलर वेट, चीनी का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। कैसे? C12 H22 O11, यही ना चीनी है, गुना V1। सुनिए, V1 परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है तो यहाँ पर V1 आपको कितना लेना पड़ेगा? 100 लेना पड़ेगा। दूसरा है, दूसरा जो पदार्थ है वह 1 है, तो ये हो जाएगा 1 बटा X का मॉलिक्यूलर वेट आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा? 100। तो क्या यहाँ से आप M नहीं निकाल लेंगे? M निकाल के बताइए कितना आता है, कैलकुलेट कीजिए। आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, आप लिख दीजिएगा फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी समपरासरी विलयन के लिए W1/M1V1 बराबर W2/M2V2।
ये 68.4 आएगा आपको, ये सही आंसर है इसका। 100 से 100 को काट दें रे, क्या कोई दिक्कत हो गया क्या? इसको रिवर्स कर दो, 342 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, और यहाँ m ऊपर चला जाएगा 1 नीचे। 342 में 5 से भाग देंगे 68.4 आ जाएगा, और यही इसका सही आंसर है। यानी 6 का ऑप्शन नंबर होगा बी, 6 का बी। हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसके अगल बगल इर्द गिर्द का जो थ्योरी है उसको भी हम याद दिला रहे हैं, ताकि आपको रिवीजन होता रहे, और इसी बहाने आप नया नया चीज़ सुनते रहिएगा तो याद भी आता चला जाएगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसी से ना संबंधित है। समपराशरी विलयन का बराबर होता है, मोललता बराबर होता है मोलरता, इसी को ना मोलर सांद्रण कहते हैं, मोलरता को ही मोलर सांद्रण कहा जाता है। तो 7 का ए होगा, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, 4 ग्राम NaOH 250 ml विलियन में उपस्थित है, उस विलियन की मोलरता क्या होगी? यदि आप खुद से नहीं निकाल सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऊपर और आयतन नीचे। 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम को मोल में बदलेंगे 4/40 मोल हो जाएगा, और आयतन 250 है, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। क्या जी? 1/4, 1/4 सॉरी 1/10 होगा, 1/10 और 1/4, ये हो जाएगा 10/4, और 10/4 कितना हो जाएगा? सॉरी 4/10 होगा, 0.4, 4/10 होगा, और इसका सही ऑप्शन होगा 0.4, यानी 8 का बी। इनमें से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है? डेल्टा TF एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और केवी तो एक स्थिरांक है, यह कांस्टेंट है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट। इसका डी नंबर होगा, 9 का डी। 10 तो हो ही गया है। 0.3 m फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H3PO3, समझे, और इसका n फैक्टर होता है 2। n फैक्टर क्यों 2 होता है यह भी समझ लीजिए आप। देखो बाबू, H3PO3 ये टूटता है 2H प्लस में, और HPO3 2 माइनस में। इसका n फैक्टर कितना होता है? इसका n फैक्टर कितना होगा? 3। अरे टोटल प्रोडक्ट ना 3 गो है, n फैक्टर तो 2 गो हुआ। टोटल केटाइन पर चार्ज 2 गो आया, एनाइन पर चार्ज 2 गो माइनस आया, तो n फैक्टर तो 2 ही ना हुआ, तो इसका n फैक्टर हुआ 2। आप याद कीजिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू NM पढ़े थे आप, तो इसका 0.1 क्या क्वेश्चन है? 0.3 m, तो n को 0.3 से गुना करेंगे तो ये 0.6 नहीं हो जाएगा? 0.6 n इसका सही जवाब होगा, 11 का बी। यदि किसी को दिक्कत हुआ है तो आप बात कीजिए, हम फिर समझा देंगे। n फैक्टर क्या होता था? टूटने के बाद केटायन का टोटल चार्ज या एनायन का टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज तो 2 आया, 1 H पर 1 प्लस, तो 2 H पर 2 प्लस, 1 HPO3 पर 2 माइनस, तो n फैक्टर 2 होगा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसमें 3 होगा, लेकिन उसकी ज़रूरत इस क्वेश्चन में आपको नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, 27 डिग्री C ताप पर 1 m विलियन का परासरण दाब क्या होगा? यह तो बनाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। 27 डिग्री C को हम कहते हैं 300 केल्विन, पाई बराबर होता है CRT, पाई ही ना निकालना है,
सी का मान दे दिया है 1m 1, आर का मान 0.0821 और टी का मान 300। इसको गुना कर दीजिए, 24 अर्थया 24 के आसपास आ जाएगा ये, अर्थया 24.63, 24.6 होगा, इसका बी होगा। 12 का सही जवाब बी नंबर होगा। 12 का सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13, 200 ml विलियन में 2 ग्राम NaOH उपस्थित है, उस विलियन की मोलरता क्या होगी? कर लेंगे आप? क्या आया है ऑप्शन इसका? क्वेश्चन नंबर 13, मोलरता का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए ना, x गुना 1000 बटे भी गुना m, यही ना होता था। x का मान कितना है? 2 गुना 1000 बटे वॉल्यूम 200 गुना 40। 2 जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएगा, सब 2 से 2 कट जाएगा, 1/4 यानी 0.25 आ जाएगा। 13 का ए। H3PO3 क्या है? द्विक्षारीय अम्ल। अभी तुरंत न देखे थे कि H3PO3 जो टूटा था ये 2n H प्लस दिया था, तो j H प्लस देगा उतना क्षारीय वो कहलाता है, तो द्विक्षारीय कहलाएगा। इसी में यदि H3PO4 रहता तो त्रिक्षारीय हुआ। तो ऑप्शन 14 का बी। इनमें से किस किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? जो आयतन से संबंधित है उस सब पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, और जो आयतन से संबंधित नहीं है उस सब पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ताप के बढ़ने घटने से आयतन बदलता है, द्रव्यमान नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन होगा इसका। एगो मोल प्रभाज भी इसका सही ऑप्शन है, मोल प्रभाज और मोललता दोनों इसका सही ऑप्शन है। क्योंकि ये सुनिए, किसी चीज को गर्म कर दीजिएगा तो 2 मोल से 3 मोल नहीं ना हो जाएगा, तो मोल प्रभाज पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोल प्रभाज भी एक द्रव्यमान है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, 15 का बी और सी। 15 का बी और सी दोनों सही है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रबल लुईस अम्ल है? सुनो इधर, ध्यान दीजिए। एक होता है लुईस अम्ल और एक होता है लुईस क्षार। जो लोन पेयर देने की प्रवृत्ति रखता है उसको हम लोग लुईस क्षार बोलते हैं, और जो लोन पेयर लेने की प्रवृत्ति रखता है उसको हम लोग लुईस अम्ल कहते हैं। बोरोन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बंधन बना के भी मात्र 6 इलेक्ट्रॉन ही पूरा करता है। अष्टक पूरा करने के लिए यह चाहता है कि हमेशा इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, इसीलिए यह लुईस अम्ल है। अब देखिए, बी के साथ एक बार F है, एक बार Cl है, एक बार Br है और एक बार I है, यानी BF3, BCl3, BBr3 और BI3। ऐसे तो देखने से ऐसा लगता है कि BF3 में क्या है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो यह और इलेक्ट्रॉन का भूखा हो जाएगा और चाहेगा कि और ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिले। इस कारण से प्रबल लेविस अम्ल होना चाहिए किसको? BF3 को। लेकिन यह एक एक्सेप्शनल केस है, और इसमें सबसे ज़्यादा लुईस अम्ल जो प्रवृत्ति होता है इसका, वो होता है किसका? BI3 का। इससे कम होता है BBr3 का, इससे कम होता है BCl3 का, और सबसे कम होता है BF3 का। यह एक एक्सेप्शनल बात है। काहे एक्सेप्शन है इसको सुनिए, थोड़ा समझ लीजिए। ये वैसे याद रखिएगा, रटने वाला चीज नहीं है, ये है समझने वाला, केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आयोडीन का। और सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का। ये जो बोरोन जब फ्लोरीन के साथ बंधन बनाता है ना, तो सब फ्लोरीन के पास ना लोन पेयर रहता है, और इसके पास रहता है वैकेंट ऑर्बिटल। इस दोनों का साइज ऑलमोस्ट मिलता है, मिलने की वजह से ये ओवरलैप करके बैक बॉन्डिंग का निर्माण कर देता है, और इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को ये सब लोन पेयर जो है ना, ये इसको भर देता है।
जिसके वजह से इसकी लोन पेयर लेने की जो टेंडेंसी होती है वह सबसे कम पड़ जाती है। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या है कि ये साइज थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है, तो यह भी भरने का प्रयास करता है, लेकिन जितना काम फ्लोरीन करता है उतना काम क्लोरीन नहीं कर पाता है। उससे भी बड़ा साइज किसका है? ब्रोमीन का। ब्रोमीन और दूर हो जाएगा तो ये लोन पेयर जो ओवरलैप करने जैसे ऑर्बिटल के ओवरलैप का जो बात है वो नहीं हो पाएगा, चूंकि इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है। सबसे बड़ा साइज होता है आयोडीन का, और वहाँ पर ओवरलैपिंग जो बैक बॉन्डिंग का होता है वो बहुत कम होता है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल नहीं पाता है, तो बेचारा भूखा था, भूखा ही रह जाता है इलेक्ट्रॉन का। इसी वजह से Bi3 के केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए सबसे स्ट्रांगेस्ट लुईस एसिड Bi3 है, ना कि Bf3। देखने में लगता है Bf3, आंख बंद करके चेक मत मार दीजिएगा, एक्सेप्शनल केस है। तो इसका सही ऑप्शन है Bi3, यानी ऑप्शन नंबर डी, 16 का डी। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? कोई भी कार्बनिक अम्ल दुर्बल होता है। एसिटिक एसिड इसमें है ना एक ऑप्शन, CH3COH। अच्छा, H2SO4 क्या है? अरे 17 का सही आंसर ए, 18। H2SO4 क्या है? अम्ल है, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ दे क्या? अच्छा, कोई इधर फ्री नहीं है, आप उसके लिए परेशान मत होइए, टाइम बहुत है, हम लोग कर लेंगे इसको, इसके ये इतना थी क्या करना है। वैसे क्वेश्चन नंबर 19 हम बता देते हैं। M1 ये लिख लो तो, M1V1 प्लस M2V2 प्लस डॉट 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 बराबर होता है MMVM, जहां पर Vm बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए, फटाफट बन जाएगा। एक विलियन है जिसमें आयतन है 2.5 लीटर और मोलरिटी है 1, तो मोलरिटी 1 गुना कर देंगे 2.5 प्लस दूसरा विलियन है जिसका मोलरिटी है 0.5 गुना वॉल्यूम कितना लीटर है? 3 लीटर। दुए को विलियने है और दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद पूछता है कि उसकी मोलरता क्या होगी। तो MM आपको ज्ञात करना है और गुना Vm से आपको गुना करना पड़ेगा। Vm का मतलब दोनों विलियन के आयतन को जोड़िए, V1 प्लस V2, 2.5 प्लस 3 करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। क्या यहाँ से आप MM का मान नहीं निकाल रहे हैं? यह आएगा आपको, कौन ऑप्शन था? सी नंबर इसका आएगा, 19 का सी। ये जब निकालोगे ना, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.73, यानी 19 का ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है कि दो गो अलग अलग विलियन है, दोनों में NaOH ही है। एक में मोलरिटी है 1 और आयतन है 2.5 लीटर, और एक का आयतन है 3 लीटर और मोलरिटी है 0.5। कहता है कि दोनों को हम एगो बर्तन में मिला दिए, बताइए कि अब जो मिश्रण बना उसका मोलरता क्या होगा। उसको इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 1 मोलल विलियन में विलय का मोल प्रभाज क्या होता है? आप याद कीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है 1/1 प्लस 55.5 फॉर वाटर सॉल्वेंट। तो 1/56.5 कर देंगे, 1/56.5 करोगे तो जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा सही आंसर होगा। ये होगा 0.036, या जो भी होगा आप गुना भाग कर लीजिए, देख लीजिए क्या आता है। हमको बताइए क्या आता है कैलकुलेट करके। एक बटा 56.5, यह आएगा 0.176, ऑलमोस्ट 1/8 कह सकते हैं इसको। बी नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का बी, 20 का सही आंसर होगा बी। शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होता है। अब कैसे ये 55.5 होता है, कोई बता सकता है? सुनो, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी, यानी 1000 मिलीलीटर का मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को मोल में बदल दीजिए। 1000 ग्राम को मोल में बदलिएगा तो 1000/18 कीजिएगा, 1000/18 कीजिएगा तो आएगा 55.5,
यानी 1 लीटर में कुल मोल हो जाएगा 55.5, यानी 55.5 बटा 1 कितना हो जाएगा 55.5। ये बनाने का ये तरीका था, अदरवाइज याद रखिएगा शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है 55.5। 21 का सी, 21 का सी। परासरण दाब का सही समीकरण, सब सही है समीकरण। 22 का डी। मोललता का मात्रक मोल पर केजी। 23 का बी। परासरण दाब सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, यह कथन किसका है राउल्ट का है रे, पागल हो गए, वन टॉफ का। तो 24 का बी। 25 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन है। परासरण दाब से संबंधित क्वेश्चन है, पाई बराबर CRT पहले ही लिख दीजिए आप। परासरण दाब दे दिया 0.0821। सांद्रण क्या होगा पूछ रहा है, सी पूछ रहा है 0.0821 R, और टेम्परेचर 300 दे दिया ना, तो यहां से आप सी नहीं निकाल लेंगे, ये और ये कट जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 1/300, यह आ जाएगा 0.0033। ये ऑप्शन नंबर डी 26 का डी होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये जो अगला क्वेश्चन है ना 28 नंबर, ये गलती से इस चैप्टर में पड़ गया है। ये क्वेश्चन है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो इसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, इसको जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर कर लेंगे। क्वेश्चन है HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा। इसको याद रखिएगा, HCl और H2O में जब स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं तो 20.2% का कंपोजिशन देना पड़ता है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इसका 27 का सही ऑप्शन है डी। सुनो, एक बर्तन में आप जल ले लीजिए, ठीक है, और जल और HCl मिलाइए, और इसका यदि स्थिर क्वाथी मिश्रण आप बनाना चाहते हैं तो 20.2% लीजिए HCl और बाकी का परसेंट लीजिए, मतलब 79.80% आप ले लीजिए जल का, तब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करता है। एक ही ताप पर बॉयल होगा, एक ही ताप पर बैठा हुआ रहेगा। याद है स्थिर क्वाथी मिश्रण? रे इधर सुनो, भाग गया रे बाहर। अच्छा तुम लोग इंग्लिश मीडियम वाला है, अभी हिंदी मीडियम वाला रहता तो उठा के पटक देते नीचे उतर के। इसका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है। आप अरे भाई 28 अभी तुरंत न बोले। समतुल्य चालकता की बात कर रहा है। क्या सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़े हैं चालकता? तो इसको हम डिस्कस करेंगे कल, इस क्वेश्चन को। क्या इतना हल्ला मत कीजिए, सुनिए इधर, यही आप लोग का आदत खराब है। क्या इस ऑब्जेक्टिव में किसी को कोई परेशानी है? अब इसका जब सब्जेक्टिव तुम बनाए होगे ना तो एक आधे गो में फंसा होगा तुम, तो तुम करना क्या, कल तुम लोग का क्या टाइमिंग रखा जाए तुम अपने हिसाब से बता दो, उसी टाइम में रखें। 10 से 12 दें। अच्छा ठीक है, 12 से 2। चल आप शांत हो जाइए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.